नमस्कार। जैसा कि जिस विषय की मैंने बात की, क्या गुम हो जाएगी हिंदी देवनागरी। राहुल देव जी सबसे बड़ी वरिष्ठ हैं, हमारे अग्रज हैं, और जो भी लोग सोशल मीडिया के क्षेत्र में आज के दौर में सक्रिय हैं, उनको पता है कि भारतीय भाषाओं को बचाने की और भाषा में जो भाषा का परिष्कार है, भाषा का संस्कार है और जो उसको बरतने की पद्धति है, उस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। और न केवल काम कर रहे हैं बल्कि लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं। और इस बात के लिए हम कह सकते हैं एक दबाव समूह अपने आप में अकेले ही उस दबाव समूह के रूप में है कि अगर आप कोई भाषा बोलते हो तो उसकी शुद्धता का ध्यान रखो और घाल मेल मत करो। और विशेषकर जब अंग्रेजी, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, उसके प्रयोग पर आपको काफ़ी एतराज़ है। ये जो मेरा सवाल है, गुम हो जाएगी हिंदी या देवनागरी, इसे आप किस रूप में देखते हैं और यह इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों होना चाहिए? धन्यवाद जयप्रकाश जी। सबसे पहले तो आज तक का आभार कि यहाँ उन्होंने मुझे बुलाया और अपने सबसे प्रिय विषय पे बात करने के लिए। तो देवनागरी और हिंदी का भविष्य का सवाल आपने उठाया है कि वो बचेगी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आप सब श्रोताओं को नमस्कार। तो आपका ध्यान जरा खींचना चाहता हूँ, कुछ कहूँ उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो पट्टियाँ लगी हैं, इसमें आपको देवनागरी के अक्षर दिख रहे होंगे। ये शायद जी 1 मिनट है ना, और शायद पूरे उत्सव में ये होंगे प्रांगण में। अब ये केवल अक्षर जो है वो ऐसे ही लगा दिए गए, इनका कोई तारतम्य, कोई क्रम, कोई अर्थ ऐसा कुछ नहीं है। केवल अक्षरों को देवनागरी के शायद उदाहरण के रूप में रख दिया गया है। अब आप हम लोग जहां बैठे हैं, इस पूरे मंच को देखिए। यहाँ पे देवनागरी आपको कहाँ कितने प्रतिशत दिख रही है? इस मंच पर जितने मुद्रित शब्द हैं छपे हुए, कितने प्रतिशत देवनागरी दिख रही है? 5%, अधिक से अधिक। तो ये क्या हमें कुछ बता रहा है हिंदी के और देवनागरी के जी भविष्य के बारे में कि नहीं? तो देखिए, भाषा कोई भी हो, उसके कई जो पक्ष होते हैं। मैं बहुत साहित्य वगैरह पे अभी नहीं जाऊंगा। भाषा वो है जो हम और आप बोलते हैं। आम आदमी जिस आम माध्यम से बात करता है वो भाषा है। साहित्य की भाषा, शास्त्र की भाषा, वो एक अलग विषय है, थोड़ा उस पर बात करेंगे। तो भाषा की एक दृश्यता होती है। दृश्यता सब समझ रहे? विजिबिलिटी। एक श्रव्यता होती है कि वो उसका सुनाई पड़ना। तो केवल इन 2 कसौटियों पर आप भारत की राजधानी में, जो हिंदी भारत की भी राजधानी है, केंद्र है, बौद्धिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है, हर तरह के शक्तियों का केंद्र है, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी, केवल हिंदी, और शुद्ध हिंदी की भी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हिंदी, वो कितनी सुनाई पड़ती है और इस दिल्ली में वो कितनी दिखाई पड़ती है। हम कहीं बाजारों में जाएं, कहीं होटलों में जाएं, स्टेशन पर जाएं, हवाई अड्डे पर जाएं, सड़कों के नामों पे जाएं, जगहों के नामों पर जाएं, दुकानों के साइन बोर्ड्स पर जाएं, तो हमें अगर हिंदी और बनाम अंग्रेजी की तुलना करनी हो तो अंग्रेजी ज्यादा दिखती है या हिंदी ज्यादा दिखती है? सबको पता है। तो एक चीज जो मुझे ये बताता है कि हिंदी के हृदय में, जो देश का हृदय भी है एक तरह से, उसमें ही हिंदी की दृश्यता कम हो रही है धीरे धीरे। और अगर आप
मैं भी लखनऊ जैसे एक शहर का हूँ। अब लखनऊ को छोटा शहर करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम सब अंततः तो शहरों से ही, कहीं न कहीं से, गांव से, कस्बों से, शहरों से आए हुए हैं। ये हमारे लखनऊ में भी यही हो रहा है। मैं कस्बों में जाता हूँ तो वहाँ भी यही हो रहा है कि अंग्रेजी साइन बोर्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है, अंग्रेजी की दृश्यता बढ़ती जा रही है, हिंदी की घटती जा रही है। तो ये तो हुआ दृश्यता। सुनने का भी अभी वहाँ जो तथाकथित छोटे शहर, छोटी जगह हैं, वहाँ पर सुनाई तो 99% आपको हिंदी ही सुनाई पड़ती है, लेकिन वो हिंदी भी एक नई हिंदी है। वो आज से 20 साल पहले वाली हिंदी नहीं है। वो इंग्लिश ज्यादा है, हिंदी कम है। दिल्ली में तो खैर मतलब एक अलग ही दिल्ली, एक दुनिया है। तो मुझे बहुत गंभीर संदेह है जयप्रकाश जी कि अगर ऐसे ही सब चलता रहा और हमारे कई युवा साथी आके बैठे यहाँ पर जिनका ध्यान यहाँ कम ही है, फिर भी जिनका है उनसे मैं कहूँगा कि जो देखने से लगता है कि ये लोग, ओहो आओ, इसकी कुर्सी कहाँ है? वो यार तुमने मेरे प्रियतम व्यक्ति को यहाँ सामने बैठा दिया, मैं कैसे बोलूंगा? इसीलिए बैठा है कि आप बात कर सकें। तो आप लोग यहाँ हैं? ये भेजे गए हैं कि आए हैं? सच बताओ, पक्का? मुझे तो कुछ और लग रहा है। खैर, तो मुझे बहुत गंभीर संदेह है कि देवनागरी और हिंदी जिस रूप में हम चाहते हैं और जिस रूप में उनको जिंदा रहना चाहिए, उस रूप में जिंदा नहीं रहेंगे। मुझे पक्का विश्वास है। और उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यहां मैं ये दे देता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, जो अभी स्वयं छात्र हैं उनकी बात छोड़ दें, जो माता या पिता हैं किसी के भी, उनमें से कितनों के बच्चे किसी हिंदी माध्यम विद्यालय में पढ़ रहे हैं? कोई है ऐसा यहां पे? अब इस पूरे साहित्य उत्सव में जाएंगे, आज तक के साहित्य उत्सव में, इसमें हजारों लोग आएंगे, रोज आ रहे हैं। आपको लगभग 99% ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनके अपने बच्चे हिंदी माध्यम में नहीं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। ठीक बात? कस्बों में भी ये होने लगा है और गांव में भी कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं। अब वो भले ही सेंट विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल हों, लेकिन खुल रहे हैं। वहां पे कैसी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है वो एक छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं, मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूं, हिंदी साहित्य का। तो अब, और ये जो पीढ़ी है, ये बेटा मैं अगर तुमसे पूछूं तुमसे ही कि तुम्हारी पढ़ाई का माध्यम क्या है, हिंदी है कि अंग्रेजी है? हाँ, इंग्लिश? कोई यहां पर है हमारे युवा साथियों में जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हो? कोई नहीं ना? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी अपनी जिंदगी में हिंदी कितनी पढ़ी जाती है, आप कितनी हिंदी पढ़ते हैं या लिखते हैं। वो मैं असलियत जानता हूं, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, वो सब तुम्हारी जैसी हैं। तो ये तो आज की पीढ़ी हमारे सामने है जयप्रकाश जी। हम और आप भी उसी में शामिल हैं। आप तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन आपके बच्चे भी, मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजी माध्यम पढ़ रहे हैं। तो जो पूरी पीढ़ी अपनी भाषा के नहीं, एक दूसरी भाषा के माध्यम से कक्षा 1 से पढ़ रही है, वो उस भाषा की कैसे होगी? हमारे अभी बच्चों को, अब इन्हीं लोगों की परीक्षा अगर ले ली जाए तो इनको हिंदी लिखने में भी पसीने छूट जाएंगे। ठीक है ना? और लिपि के बगैर हिंदी बचेगी क्या? क्या हिंदी केवल एक बोली है? हल्की गपशप करने से दोस्तों में, वो तो किसी भाषा को बचाने वाली बात नहीं है, चीज नहीं है। तो हिंदी 25 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि हिंदी सहित भारत की सारी भाषाएं अपने जीवन के सबसे गहरे संकट में हैं। ऐसे वो भाषाएं जिनको बनने में 1-1 हजार साल, 1.5-1.5 हजार साल लगे हैं, जिनके पास 1-1.5 हजार साल की विरासत है, समृद्धि है, वांग्मय और साहित्य है।
वो 2 पीढ़ियों के भीतर शायद अगर ऐसे ही जो चलता रहा बदला नहीं तो वो लुप्त हो जाएंगी। मेरा उत्तर हो गया जी। कमलेश कमल जी, मैं चाहूँगा कि आप इस विषय का उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि आप सरकार की कई योजनाओं से जुड़े हैं। एक सुरक्षा बल में हिंदी अधिकारी के रूप में अपनी आपकी कोशिश है, और इसके अतिरिक्त भाषा संशय शोधन आपकी पुस्तक भी आई है। और महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो सकते हैं हिंदी में, कैसे अभियांत्रिकी के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में सरकार हिंदी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करे। एक तरफ सरकार की योजनाएं हैं जो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ यथार्थ स्थिति यह है जिसकी तरफ अग्रज राहुल देव जी ने एक प्रश्न उठाया। मेरा कहना यह है कि अगर साहित्य आज तक के मंच पे या आज तक पर या साहित्य तक के मंच पर 95% शब्द जो है हिंदी के चैनल पर अंग्रेजी की लिपि में हों या रोमन लिपि में हों, तो उसके पीछे ऐसी कौन सी बाध्यता है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी के फिल्मकारों की बात मैं अगर करूं, फिल्मकारों से अधिक अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की बात करूं, तो जो 8वीं फेल और 5वीं फेल मैं कह रहा हूं, अनुत्तीर्ण नहीं कह रहा हूं, जो हीरो हीरोइन हैं वो भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं। और हमारा पूरा का पूरा समाज, जिसकी बात अग्रज ने हमारी कही, दरअसल ये उस पीढ़ी के संपादक हैं जिन्होंने रचा बसा और जिसमें हमारे बाद के लोग और उसके भी बाद के लोग पैदा हुए या आगे बढ़े। तो पहली जिम्मेदारी तो इनकी है कि इन लोगों ने जो है वह भाषा संस्कार उस तरह से नहीं बनाया कि देवनागरी या हिंदी स्थापित हो पाए और उसके कामगारों को, उसके काम करने वालों को वह सम्मान मिले। अब ये बताइए कि जो पल्लवित पुष्पित हो रही है भाषा सरकारी संरक्षण में, जिसको सुरक्षित करने की, ये एक शर्म की बात है कि किसी भाषा को सरकारी संरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़े कि उसको बचाया जा सके। केवल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है ऐसा मुझे नहीं लगता, कम से कम। और चूंकि मैं वर्तमान में इस मंच पर अकेला प्रतिनिधि हूँ, अग्रज को नहीं कहूँगा, हालांकि उन्हीं की विरासत संभालने की कोशिश में हम लगे हैं। तो आप इसका उत्तर दें कि आपके स्तर पर जो प्रयास हो रहा है, सरकार के स्तर पर जो प्रयास हो रहा है, और हम सब में युवा आप हैं, तो आप और आपके बाद की स्थितियां क्या हैं? सबसे पहले आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी, आपका और आज तक के मंच का बहुत बहुत आभार, अंतःकरण आभार। आप सबने मुझे बुलाया। अब सीधे मैं आज के बिंदु पर आ रहा हूं। आपसे और आदरणीय राहुल देव जी से आदर सहित असहमति इसलिए, अभी हम लोग ऐसा लग रहा था, या जो दर्शक आज तक के दर्शक देख रहे होंगे, तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा एक हिंदी बहुत दयनीय स्थिति में है, हिंदी का कोई भविष्य नहीं है, देवनागरी का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए मैंने आदर सहित असहमति दर्ज कराई है। कुछ एक बिंदु में रखता हूं। ठीक है, दृश्यता, मैंने कहा भाषा अगर आज तक के मंच के इर्द गिर्द अगर हिंदी की दृश्यता कम दिख रही है, इससे हिंदी के भविष्य को जोड़ना ठीक नहीं। अगर बड़े होटल में आप जाते हैं, वहां पर उनका साइन बोर्ड हिंदी में होगा, वहां पर लोग अंग्रेजी में आपको वेलकम करते हैं, लेकिन चाय की टपरी पर जाइए, रेलवे स्टेशन पर जाइए, निजामुद्दीन के आसपास जो चाय की टपरी है, जो छोटे होटल हैं, ढाबे हैं, जो दुकान है, आप जाकर के सीपी के किसी मॉल में जाते हैं और वहां से तय कर देते हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग होता है। मैं कहता हूं कि आप नई दिल्ली जाइए, रेलवे स्टेशन, चांदनी चौक जाइए, भोगल जाइए, और वहां देखिए हिंदी है या नहीं है। तो हिंदी के नहीं होने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो सेलेक्टिव हैं, चुनिंदा हैं। एक बात देखिए, भाषा बनती, बचती, संवरती, सजती है उसके प्रयोक्ताओं से, और उसके प्रयोक्ता कुछ एक लोग, चंद लोग नहीं होते। एक बात, भारत में 2001 की 11 की जनसंख्या लीजिए,
हिंदी में प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 70% के आसपास की जो भारत की आबादी है वह हिंदी, और पूरे विश्व में एक अनुमान है कि 143 करोड़ लोग पूरे विश्व में हिंदी समझते हैं। भारत में महज 3% लोग हैं जो अंग्रेजी का तबका है, महज 3%। अच्छा, एक चीज, आप हिंदी को लेकर यह कहते हैं कि भी हिंदी की स्थिति ठीक नहीं है। सिनेमा आज तक के इस मंच पे हैं, ठीक है, यहाँ के बैनर किसमें है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आज तक चैनल का ही जो इंग्लिश चैनल होगा उसका व्यूअरशिप ज्यादा है कि आज तक के चैनल का हिंदी का है। विश्व का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार हिंदी में है कि अंग्रेजी में है? जब हम तर्क करेंगे तो जो समग्रता में बात करें, होलिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। अखबार हिंदी में ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में, बड़े विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में है, एक गुलामी की मानसिकता भी है जिस पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा तबका है वो हिंदी में है। आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, संपर्क की भाषा वो अंग्रेजी है, लेकिन पहले भी अंग्रेजी नहीं थी। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले अगर वीर कुंवर सिंह और तात्या टोपे बात करते थे, आपस में चिट्ठी लिखते थे, हिंदी में लिखते थे। आज भी अगर एक हिंदी क्षेत्र का आदमी दूसरे राज्य में जा रहा है तो वो टूटी फूटी हिंदी, लेकिन हिंदी होती है। आप बताइए कि क्या आप दूसरे राज्य में जाते हैं, एक बिहार का मजदूर जाता है तमिलनाडु में, या फिर मान लीजिए कि तमिलनाडु का एक मजदूर कहीं किसी राज्य में जाता है, वो क्या अंग्रेजी में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है? भारत की संपर्क भाषा आज भी हिंदी है, पहले भी हिंदी थी। एक बात, आज भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, आज भी हिंदी के प्रयोक्ता किसी भी अन्य भाषा के प्रयोक्ताओं से बहुत अधिक हैं। तो ऐसे में हम इसको कहते, जैसे अंग्रेजी का शब्द यूज करो तो ओवर सिंप्लीफिकेशन या जनरलाइजेशन कर दें कि हिंदी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, यह कहना एकांगी दृष्टिकोण होगा मेरी विनम्र सम्मति में। आइए सरकार के स्तर पर, आप सब जानते हैं 343 से लेकर 351 तक भारतीय संविधान का हिंदी के लिए वो बात करता है। अब हिंदी की स्थिति अच्छी हो रही है, मेरा जो मत है, मेरी सम्मति में, आप देखिए, वैसे तो 351 भारतीय संविधान को कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से हिंदी को बचाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए होती है। अब देखिए कि ठीक है, कुछ एक क्षेत्र हैं जैसे न्याय में भी आपको बताया 348 वो न्याय की बात करता है कि वो हिंदी में भी, मतलब कि वो अंग्रेजी की भाषा है न्याय में जो सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है, लेकिन 4 जो भारत के न्यायालय हैं राज्यों के, वहां पर हिंदी में न्याय दिए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान। आप देखिए कि चिकित्सा और अभियांत्रिकी की पढ़ाई अंग्रेजी में, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद, भारत सरकार की जो योजना है, आप सिविल इंजीनियरिंग शब्दकोश, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग शब्दकोश बनाया जा रहा है, मैं खुद उस परियोजना का हिस्सा हूं। और आगे जो सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप देखेंगे कि हिंदी में पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं है, एक तो कुछ माइंडसेट के स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। यह मानना कि विज्ञान या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती, क्यों साहब? जापानीज में हो सकती है, मैंडारिन में हो सकती है, जर्मन में हो सकती है, स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं वहां की भाषाओं में हो सकती है, रसियन में हो सकती है। तो किस तर्क के साथ इसकी पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती? यह तर्क गलत है। हमने पहले से एक तर्क बना लिया कि हिंदी में नहीं हो सकती। ऐसा क्या है? हिंदी को अमेरिका का एक वैज्ञानिक, उसने कहा कि भाई देवनागरी लिपि कंप्यूटर के लिए सबसे, मार्क कुछ नाम है मैं भी भूल रहा हूं, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, देवनागरी को विज्ञान के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना है। और आप कहेंगे कि नहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो सकती। आप MSCHINE मशीन है कि मकीन है, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो रही है, लेकिन ऑपरेटर, मैशनिस्ट हम पढ़ सकते हैं, यंत्र और यंत्री नहीं। इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग कह सकते हैं, अभियांत्रिकी नहीं कह सकते। तो सिस्टम के लेवल पे, जनमानस के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो नीति निर्देशक रहे हैं, जो हमारी प्रक्रिया रही है, उसमें और सुधार अपेक्षित है। अभी भी बड़ा तबका जो वो हिंदी का है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में हो सकती है, विज्ञान की पढ़ाई बिल्कुल हिंदी में संभव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुशल, जो आपको कई प्रशिक्षक होने चाहिए, संसाधनों की कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। आपको पता है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, 7 लाख से अधिक शब्दों का अनुवाद हिंदी में हो गया। ठीक है, अभी और प्रगति हुई है। गृह मंत्रालय द्वारा शब्द सिंधु परियोजना है, अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं
दूसरे राज्यों के जो शब्द हैं, दूसरी भाषाएं हैं, उसको आप एक जगह विशाल समावेशी शब्दकोश बन रहा है। हिंदी में देखिए कि गूगल पर सामग्री बढ़ गई, सोशल मीडिया पर देखिए कि हिंदी मीडियम की सामग्री बढ़ी है कि घटी है। आप सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव देखिए, फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, हिंदी के कंटेंट बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बढ़े हैं कि नहीं, हिंदी माध्यम के फिल्म की दृश्यता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, व्यापार में बिस्लरी अब हिंदी में बिस्लरी लिखने लगा कि नहीं लिखने लगा, विपणन, वाणिज्य, व्यवसाय हर जगह हिंदी है कि नहीं है। आपके और हमारे द्वारा कुछ तर्क गढ़ देने से हिंदी कमतर नहीं होगी। जी आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछें। नहीं, अभी वह सत्र आखिरी में हम आप लोगों के सवाल लेंगे। कमलेश कमल जी, आप की बात समझ गए। आपका उत्तर चूंकि आपने असहमति मुझसे और अग्रज से जताई है तो उस पर हम आएंगे। प्रोफेसर परिचय दास जी, आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि दो अलग अलग बिंदु हैं जो आपके सामने अभी आए हैं। आप बिहार में भी अभी वहाँ कार्यरत हैं, एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, हिंदी के अध्यक्ष भी रहे। मैथिली को लेके आप यहाँ अकादमी में थे, हिंदी अकादमी दिल्ली में भी थे। सरकार और आम जनमानस और छात्र, इनके बीच की जो स्थितियाँ हैं, आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ बताते हैं। जमीनी स्थिति जो हमें दिखाई देती है, एक बिंदु उठाया कमलेश कमल जी ने कि फेसबुक पे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है कि नहीं, हिंदी के दर्शक हैं कि नहीं, सबकी संख्या ज़्यादा है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। जिन स्थितियों से मैं हर दिन दो चार होता हूँ, उनमें एक संकट मेरा यह भी है कि जब मेरे पास पुस्तकें आती हैं तो उनमें वर्तनी की बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं और बाजार में अच्छे वर्तनी सुधारक, संशोधक, जिनको हम प्रूफ रीडर कहते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। हम उनको उनका मानदेय नहीं दे रहे हैं। गिनती के स्तर पर, संख्या के स्तर पर हो सकता है कि हमारी संख्या ज़्यादा हो, लेकिन हकीकत हमें भी पता है और संभवतः आपको भी पता होगी। प्रधानमंत्री जी के हिंदी में बोल लेने से या गुजराती बोलने से या गृह मंत्री जी के हिंदी और गुजराती भाषी होने से कुछ सुधार हो सकता है। हो सकता है कि उनको जो अधिकारी उनसे बातचीत कर रहा हो वो हिंदी में उसकी बाध्यता हो, क्योंकि अंग्रेजी में वो अपनी बात नहीं समझा सकता उस तरह से। यह तो संभव है, लेकिन क्या काम काज की भाषा पूरी देश में हिंदी हुई? क्या अधिकारी हिंदी में अपनी नोटिंग, जिसको मैं नोटिंग कह रहा हूँ, अपनी टिप्पणी या जो भी लिख रहे हैं? मैं यहाँ जब भी कुछ लिख कर देता हूँ तो मुझे बार बार यह कहा जाता है कि मुझे अपनी भाषा को उस स्तर पे लाना चाहिए जहाँ वो समझ में आ सके। और अग्रज जिसके प्रतिनिधि थे वह भी इसी बात पर कि बोलचाल की ऐसी भाषा होनी चाहिए कि भाषा का माध्यम है कि पहुंच जाए। तो वो जो फेसबुक से या व्हाट्सएप से जो भाषा पहुंच रही है बच्चों तक, या जो वो वापस उत्तर में लिखना शुरू कर दिया कि वो रोमन में वो लिखते हैं, मैं को एम लिख दिया, नहीं को एन आई लिख दिया, रही को आर आई लिख दिया। मेरे रोज बच्चे जो मेरे पास भेजते हैं, हमारे जो मुझसे नीचे अधीनस्थ काम करते हैं, तो वो अगर किसी समूह में लिखते हैं तो मैं नहीं आ रही या मैं नहीं आ रहा को ऐसे लिखते हैं। मेरे सर के ऊपर काफ़ी समय तक गया। उसके बाद कुछ दिन बाद समझ में आ गया कि ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं आ रहा, आज मुझे छुट्टी दे दीजिए। आपके अनुभव क्या कहते हैं? आपका अपना दृष्टिकोण क्या है और आप किस तरह से भविष्य को देखते हैं? बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। मैं स्वागत करता हूं आपका और पूरे चैनल का, माननीय राहुल जी का और कमलेश कमल जी का और सारे श्रोताओं का बहुत स्नेह आभार। मुझे अवसर मिला। दो प्रश्न हमारे सामने आए। एक तो हिंदी की जो यथार्थ स्थिति है, जहां हम हिंदी को देख पा रहे हैं, जो दृश्यता और उसकी सभ्यता का प्रश्न उठाया गया, और जो सरकारी माध्यमों में जो कमल जी ने इसकी उपस्थिति का बोध कराया। मैं बीच में आता हूं और उस चीज को लेके चलता हूं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी के साथ हमने सरकार में भी काम किया हुआ है, और चूंकि हम
पत्रिका निकालते हैं तो हम एक पत्रकार भी हैं और उसके प्रधान संपादक के नाते उसका भी दायित्व निभाते हैं और भोजपुरी के भी साप्ताहिक अखबार का संपादन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में आपकी जितनी स्मृतियां हैं, जो मेमोरीज हैं, वो अभी क्षरित नहीं हो रही हैं। अभी भी आप जो सोचते हैं उसका जो माध्यम है स्मृति परकता का, वो हिंदी और भोजपुरी है, हिंदी और अवधी है, हिंदी और मैथिली है। जिस भाषा में स्मृति बची रहेगी उस भाषा के लुप्त होने का मेरी दृष्टि में खतरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भक्ति काल में भी जहां इतने सारे भक्ति के कवियों ने अपनी भाषा को बचाए रखा, उस समय भी इसकी भाषा जो सरकारी भाषा थी वो हिंदी नहीं थी। अंग्रेजी के समय में भी हिंदी राजभाषा नहीं थी। तो हिंदी के अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसी उसके अंदर एक उदारता है, ऐसा लचीलापन है कि वह जनता में और शासन के बीच के सेतु का काम लगातार करती रहती है। एक दूसरा, हिंदी के पास दृश्यात्मकताएं अलग अलग कोणों से आती हैं। जैसे जो उसका दृश्य श्रव्य माध्यम है, दुनिया में जो तहलका मचा रहा है वो फिल्म है। फिल्म के माध्यम से मैं समझता हूं कि उसने पूरी दुनिया में एक जो शक्ति पैदा की है हिंदी के माध्यम से, वो उसका वर्णन होना चाहिए, उसके बारे में हमारा ध्यान जाना चाहिए। यह दूसरी बात है मित्रों, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जिस रोजी रोटी को चला करके सिनेमा के लोग सिनेमा में अपना काम करते हैं, वो लोग भी जब अंग्रेजी में ही कभी कभी बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। चाहिए, देखिए, एक जो है और एक जो चाहिए, मैं दोनों के बीच में बात करूंगा क्योंकि जो सोशल मीडिया हमारी इस समय है उसमें सबसे ज्यादा काम हिंदी में ही हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार, सबसे अधिक कविताएं, सबसे अधिक लेख, सबसे अधिक निबंध हिंदी में ही आ रहे हैं। यह मेरा अपना अनुभव है। दूसरी बात कि जो हम लोग क्लासेस पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में, आज भी मैं हिंदी को या ये जो अपना दिल्ली है, दिल्ली को एक बहुत बड़ा माध्यम में नहीं मानता। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कलकत्ता ये अलग कोण है, एक अलग जगह है, यूटोपिया है वो। आप इससे बाहर निकलिए, आपको मेरठ जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा लखनऊ जाना पड़ेगा, आपको आजमगढ़ जाना पड़ेगा, बलिया जाना पड़ेगा, नालंदा जाना पड़ेगा, आपको इन जगहों पे जाना पड़ेगा। तो जब मेले ठेले जो विभिन्न जगह हैं वहां जाएंगे तो जो लोकगीत है, जो दृश्य लोकगीत की जो दृश्यात्मकता है, आप उसको हिंदी से अलग नहीं कर सकते। मैं भाषा और साहित्य को अलग बांटकर देखने का कामी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भाषा अपने रचनात्मक रूप में साहित्य है और साहित्य अपने भाषिक रूप में भाषा है। तो जो हिंदी इतनी खूबसूरत रचनात्मकता रखती है, जो इतने अच्छे कवि पैदा कर रही है, इतने अच्छे गीतकार पैदा कर रही है, कुबेर नाथ राय जैसे निबंधकार पैदा कर रही है, उस भाषा का अचानक क्षरित हो जाना संभव नहीं है। एक जो जयप्रकाश जी ने एक बड़ा सवाल पूछा कि जो इस समय भाषाओं के लेखन में त्रुटि पैदा हो रही है, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो साहित्य में हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वास्तव में इस समय भाषा को लेकर यह संकट बहुत गहरा है कि अच्छे लोग अच्छी रचना करें और उसका अच्छा पाठ करें। कई बार लगता है कि जो चैनलों पे जो पढ़ा जाता है वो शुद्ध नहीं होता, इसको मैं मानने को तैयार हूं। कई बार जो अखबारों में लिखा जाता है वह कई बार बहुत अच्छा नहीं होता, शुद्ध भी नहीं होता। तो ऐसा मैं मानता हूं कि इस पर ध्यान देने की बहुत गहरी और बहुत प्रासंगिक जरूरत है, ये मैं मानता हूं। जी धन्यवाद परिचय दास जी। मैं किसी दूसरे प्रश्न की तरफ नहीं आऊंगा, सीधे अग्रज राहुल देव जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों लोगों ने जो बातें कही है उनका समुचित उत्तर या समाधान या उन पर अपना पक्ष जिसकी बात कर रहे हैं राहुल जी को जो लगता है, मैं आपने चूंकि मुझसे भी असहमति जाहिर की है, क्योंकि हम दोनों शायद मुझे लगता है कि उस जगह पहुंच गए हैं जहां पीड़ा ज़्यादा गहरी हो सकती है भाषा को लेके। आप दोनों मित्रों को धन्यवाद देता हूं, आपने जो कहा। हिंदी वालों की, हिंदी के
रखवालों की आशावादिता असाध्य है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनकी आशावादिता और उत्साह और हिंदी के भविष्य में विश्वास डिगता नहीं है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। हम पत्रकार, हम यथार्थवादी होते हैं। जो सामने है, जो दिख रहा है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम हिंदी की बात करें, और मैं एक बात फिर और कहना चाहता हूं कि जब हम हिंदी की बात करें तो वो हिंदी यहां पर सारी भारतीय भाषाओं की एक प्रतिनिधि भाषा के रूप में है। वो कोई देश की अकेली भाषा नहीं है। दूसरी भाषाओं का साहित्य हिंदी से कई जगह तो बहुत ज्यादा समृद्ध है, ठीक है, और कहीं से कम नहीं है। हिंदी राजभाषा सिर्फ इसलिए बनी कि उसके पास संख्या बल सबसे ज्यादा है। संख्या बल आज के समय में सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, बुद्धि बल सबसे बड़ी शक्ति है, और भी कुछ शक्तियां हैं। तो कोई भी चीज इस कारण से कालजयी और अमर, अजर अमर नहीं हो सकती कि उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे सामने दिख रहा है हम उसको ना माने, हम हिंदी के अतीत में चले जाएं तो उससे हमें क्या मिलेगा? हमारा अतीत किससे, भविष्य किससे बनने वाला है? जो आज हो रहा है उससे। हमारा हिंदी का भविष्य कौन बनाएंगे? हिंदी की नई पीढ़ी। वो नई पीढ़ी हिंदी में पढ़ रही है क्या? अगर नई पीढ़ी हिंदी माध्यम से पढ़ नहीं रही है, और मैंने पहले ही कहा आप सब इस असलियत को जानते हैं, लेकिन उससे बचते हैं, उसकी चर्चा करने से भी बचते हैं कि आज गली गली अंग्रेजी माध्यम, तथा कथित अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल रहे हैं। विज्ञापन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के हो रहे हैं। सरकारी स्कूल जो हिंदी माध्यम में भाषा माध्यम के थे वो बंद हो रहे हैं धीरे धीरे पूरे देश में, और वो या तो अंग्रेजी माध्यम में बदले जा रहे हैं या बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें छात्र नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, पूरे हर हिंदी प्रदेश की स्थिति है, वस्तु स्थिति है। कमल जी, आपको भी मालूम है? आपको नहीं, अभी बोलिए, मैं अभी सुन लीजिए। कोई बात। वस्तु स्थिति देखिए, और जो आज है वो हमको कल क्या होगा वो दिखा रहा है, बता रहा है। हिंदी का भविष्य तो हम सबके घर में अपने लिखा जा रहा है। आपके बच्चे किस भाषा में, किस माध्यम में पढ़ रहे हैं? हिंदी माध्यम में। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में कितने दिन रहती है हिंदी माध्यम? नहीं है, हिंदी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। किस कक्षा तक है? आप 12वीं तक पढ़ सकते हैं। साइंस और गणित के लिए वहां पर हिंदी का विकल्प अभी उस तरह से नहीं है। बाकी तो आप पढ़ते ही हैं। आप जरा पता करेंगे कि केंद्रीय विद्यालयों में भी ये माध्यम ज्यादातर अंग्रेजी हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्यादातर हो चुका है। यहाँ देख लीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भारत सरकार के 2 प्रतिनिधि विद्यालय हैं, और सबसे अधिक IAS IPS वहीं से बनते हैं। आज भी वहाँ हिंदी माध्यम है, इसलिए ये कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हिंदी माध्यम। अभी तथ्यात्मक में अभी तथ्य देने लगूंगा आपको तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आप जरूर दें, तथ्यों का स्वागत है, आप जरूर दें, अवश्य दें, स्वागत दे रहा हूँ। अरे भाई, हर एक वाक्य पे अगर हम अपनी बात करेंगे तो आपने पूछा था, तथ्य मैं दे रहा हूं। भारत सरकार की एक संस्था है नीपा, परिचय जी जानते हैं, जो हमारे विश्वविद्यालयों को और शैक्षिक अनुसंधान की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है शिक्षा के हर क्षेत्र में। उसके आज से 15 साल पहले के आंकड़े हैं कि हिंदी और अंग्रेजी छोड़कर सारी भारतीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या तेजी से घट रही है। 2 में बढ़ रही है, हिंदी में और अंग्रेजी में। हिंदी में उस समय बढ़ रही थी लगभग 30-35% प्रतिवर्ष की दर से, राम राम सुनीता जी, और अंग्रेजी में बढ़ रही थी लगभग 250% की दर से। और मैंने अभी आपको बताया, आप सारे हिंदी प्रदेशों को देखिए। राजस्थान की एक योजना है जिसका वो बहुत विज्ञापन किया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। उनको जितना प्रोत्साहित किया जा रहा है, नए नए स्कूल खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार 15,000 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम लगा चुकी है। वो नए इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल बना रही है। केंद्र सरकार के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं और राज्य को कितने हैं, आपको पता है? तो जो हो रहा है उसको देखिए। मैं ये कह रहा हूं, ये बच्चे हमारे सामने बैठे ये मान रहे हैं कि इनको हिंदी के 10 वाक्य लिखने में समस्या हो जाएगी। और
तो भाई भविष्य कौन बनाता है? हम और आप भविष्य बना रहे हैं, ये हमारे बच्चे बना रहे हैं। वो भाषा हो, वो शिक्षा हो, वो देश हो, धर्म हो, कुछ भी हो, भविष्य तो युवाओं के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है। वो जो करेंगे उससे भविष्य बनेगा। हमारा समय जा चुका है, हम सब अतीत हैं। हमारे अपने जीवन में हिंदी की क्या स्थिति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी के भविष्य को। हमारे बच्चों के जीवन में हिंदी की क्या स्थिति है, ये हिंदी के भविष्य का सबसे प्रमुख प्रबल निर्माणकारी तत्व है। और उसका रुझान देखिए। मैं आंकड़े तो बहुत दे सकता हूं, 2 आंकड़े दिए मैंने, 250% और 35%, और वो भी लगातार घट रहा है। जब दूसरी बात कि हिंदी साहित्य, किसी भी भाषा के साहित्य से उस भाषा का संसार कहीं ज्यादा अनंत गुना बड़ा होता है। किसी भी भाषा के लिए उसका साहित्य ही उसका आरंभ और अंत नहीं है। भाषा साहित्य से बहुत बड़ी चीज है। साहित्य उसका एक अंग है, और वो भी उस जो व्यापक परिवेश है भाषा का, उस भाषा के व्यापक परिवेश और उसकी प्रतिष्ठा, उसकी स्वीकार्यता, और उसमें उससे प्रेम का जो कि दर में कह लें या रुझानों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके हिसाब से उसका भविष्य तय होता है। हम लोग को आदत पड़ गई है, जो हम लोग जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, वो अब अतीत में जीते हैं। अगर आप दिमाग से युवा रहना चाहते हैं तो युवाओं के साथ युवाओं को देखिए, समझिए। हम अतीत हैं। हिंदी का अतीत बहुत उज्जवल था। आज भी हिंदी में विश्व स्तरीय लेखन हो रहा है, लेकिन वो विश्व स्तरीय साहित्यिक लेखन हिंदी को बचाने और बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक किसी भी भाषा को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज आज के युग में क्या है? ज्ञान साहित्य। हिंदी में कितना ज्ञान साहित्य लिखा जा रहा है? अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, विज्ञान में, और जितने ज्ञान के क्षेत्र हैं सारे, उनमें मौलिक चिंतन, शोध, विमर्श, लेखन कितना हो रहा है? मैं उन सरकारी प्रयासों में शामिल रहा हूं नई शिक्षा नीति के आने के बाद, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेजों में और आईआईटीज में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई लिखने की शुरुआत की। मैं उसका हिस्सा रहा हूं। आईआईटी निदेशकों के साथ बैठकों में शामिल रहा हूं। मैं जानता हूं। 200 किताबें आपकी जानकारी के लिए, तकनीकी और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का भी अभिन्न अंग 10 साल रहा हूं। 10 लाख शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं हिंदी के पास इस समय। इसकी जानकारी 10% हिंदी के अध्यापकों को भी नहीं है। परिचय 10 है, 1% से ज्यादा लोग जानते ही नहीं, पत्रकारों सहित। अच्छी जानकारी ये है, शुभ समाचार ये है कि हिंदी में इंजीनियरिंग के 3 धाराओं में, सिविल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल में 200 मौलिक हिंदी में लिखी गई इंजीनियरिंग की पाठ्यपुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, प्रथम वर्ष की, पहले साल के पाठ्यक्रम की। मैं उनका भी हिस्सा रहा। लेकिन वो लागू कहां हुई हैं? अभी 2 साल से 4 साल हो गए इस नीति को आए हुए। इस प्रयास को शुरू हुए 2 साल हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी। लेकिन अभी कुछ एनआईटीज को छोड़कर, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें उत्साही कुछ निदेशक आए, कहीं भी हिंदी या भारतीय भाषाओं में पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। भोपाल के हिंदी विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में जानकार लोगों से आपको जानकारी ले लेनी चाहिए कि वहां स्थिति क्या है। तो छात्र नहीं है वहां, छात्र नहीं जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में 5वीं तक के विद्यालयों में गरीबों के छात्र नहीं जा रहे हैं। गरीब अपना पेट कार कर तथा कथित अंग्रेजी की दुकानों में उनको पढ़ने के लिए भेज रहा है, और अपने बच्चों के साथ क्या जो अन्याय कर रहा है मैं बता ही नहीं सकता। कमल जी, आपकी अपनी भाषा में आपकी हिंदी कम थी, इंग्लिश ज्यादा थी। पूछ सकता हूं क्यों? इंग्लिश क्या जीवित रखेगी हिंदी को?
हिंदी का दूसरा तीसरा जो भी कह लें संख्या को, तो बहुत बड़ा संकट है इंग्लिश। आज जो हिंदी वाले हमें, तथा हम जिनको हिंदी वाला कहते हैं, दरअसल उनसे आप 5 मिनट तक केवल हिंदी में बुलवा के दिखा दीजिए, जिसमें हिंदी के पत्रकार, हिंदी के साहित्यकार और हिंदी के राजभाषा अधिकारी भी शामिल हैं। 5% से ज्यादा नहीं ऐसे होंगे जो केवल हिंदी में, सामान्य हिंदी में, संस्कृतनिष्ठ हिंदी में नहीं, सामान्य अच्छी हिंदी में, साफ सुथरी हिंदी में 5 मिनट बिना एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किए बोल सकते हो। नहीं बोल पाते। ये जो बता रहे हैं इनके यहाँ, जो मैं भी जानता हूं, हमने भी हिंदी का पत्रकार संपादक रहा हूं, अखबारों चैनलों सब। आप ही की देन है। तो जो मेरे साथ काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि हिंदी के प्रति में क्या मेरी नीति रही है, गंभीर रही है। लेकिन वो हिंदी के पत्रकार जो हिंदी की पत्रकारिता के विश्वविद्यालयों से पढ़कर आते हैं, स्नातक परास्नातक तक, वो 10 वाक्य उनको हिंदी में लिखने में समस्या होती है, उनकी वर्तनी भयानक होती है, और बिना इंग्लिश के, अंग्रेजी शब्दों के वो 5-10 वाक्य नहीं लिख पाते। यही स्थिति हिंदी, सारे हिंदी चैनलों के सारे हिंदी एंकरों की है। ये भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं महाराज, आप अधिकार नहीं है आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेजी, आप बैठ जाइए, बैठिए, ये तरीका नहीं है। पहले ये नारा, आप कोई जनसभा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में तो बोलिए। तो वाह वाह, जय हो महाराज। तो हिंदी की देखिए, आपके पास पहुंच रहे हैं जी, मैं आ रहा राहुल देव जी, बात पूरी हूं, कर आप तय करिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत गंभीर संकट है, और ये सारी भाषाओं का संकट है। हिंदी का संकट एक साझा संकट है। वो अकेली हिंदी बच जाएगी तो बाकी भाषाएं भी नहीं बचेंगी, और बाकी भाषाओं को नुकसान हुआ तो हिंदी भी नहीं बच सकती। ये बहुत गहरा विषय है। मैं इसमें 25 साल से सर कुछ शोध वोध, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं। इसकी गंभीरता को अभी हमने, हिंदी वालों ने समझा नहीं। संकट की प्रकृति को ही हमने नहीं समझा है। उन लोगों ने जिनके हाथ में हिंदी की नीतियां बनाने की जिम्मेदारी है, हिंदी के लिए एक पूरा भविष्य का मापा और मानचित्र और रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी है, उनको भी, और इसमें मैं परिचय के आधार पे, अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और शिक्षा मंत्री तक सब शामिल है। बहुत सतही समझ है, बहुत सतही बातें होती हैं। प्रभात आइए। और बहुत गिने चुने लोग हैं जो भाषाओं के इस संकट से और उसकी गंभीरता से, प्रकृति से, उसके सारे आयामों से परिचित हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। भाषा हमारी और किसी भी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी संपदा है। क्या आप कल्पना कर सकते कि आज से 20 साल बाद ये जो हमारी पीढ़ी, हमारे अपने बच्चे बड़े होंगे तो वो रामचरितमानस पढ़ पाएंगे? वो गीता, महाभारत, रामायण पढ़ पाएंगे? पढ़ने का अभ्यास होगा उनको। पढ़े लिखे जो हिंदी के ही लोग हैं, उनका अभ्यास, क्योंकि अब अंग्रेजी घोट ली है उन्होंने, अब आदत पड़ गई है, जिसमें आपके संवर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं, प्रशासनिक लोग हैं, अधिकांश हिंदी भाषी, लेकिन अंग्रेजी पांडे जी, आपने हम लोगों को बुलाया है, उत्तर ले लें आप, इतनी समय घोट कम ली है। है। अच्छा, आप ही बोल लीजिए। चलिए, अब मैं तो सोच रहा था कि दर्शकों से सवाल लूं, हाँ। लेकिन आप चूंकि कहना चाहते हैं कुछ, जी, तो बिल्कुल। संक्षेप में अपनी बात। बिल्कुल, 2 मिनट में मैं अपनी बात रख देता हूं। पहले भी मैंने असहमति दर्ज कराई थी, और पुनः देखिए, मनुष्य एक भाषिक प्राणी है, अपने भावों का सर्जन, अभिव्यंजन भाषा के माध्यम से करता है, ठीक बात है। लेकिन पुनः कहता हूं कि आज तक का यह मंच ही, मैं आज तक के मंच पर हूं, इसी मंच से कह रहा हूं कि आज तक का यह मंच हो या किसी कैफेटेरिया में, किसी बड़े कॉफी हाउस में बैठ करके हिंदी के भविष्य पर बात करना, हिंदी को कमतर सिद्ध करना, यह कहना कि अरे हिंदी की स्थिति ठीक नहीं है, यह सही आकलन नहीं है, वस्तु स्थिति या नहीं है। डाटा की बात अगर आप कह रहे हैं, तथ्य, जिस तथ्य की आप बात कर रहे हैं कि 250% अंग्रेजी माध्यम बढ़ गए, देखिए सैंपल साइज क्या है,
जो हम लोग ने प्रतिदर्श नमूना कितना बड़ा लिया गया। अगर किसी जगह मेरे अपने ब्लॉक की बात करूं, मान लीजिए वहां पहले अंग्रेजी माध्यम का एक भी विद्यालय नहीं था, या एक था, एक और खुल गया, 100% की वृद्धि हो गई। और पूरे जिले में छोटे छोटे गांव में मान लीजिए कि वहां 10 विद्यालय थे, 20 विद्यालय थे, वहां 25 खुले, तो वहां पर प्रतिशत में आप देखेंगे तो अंग्रेजी माध्यम में अधिक वृद्धि हुई। लेकिन हिंदी वालों को इसके आधार पर कह देना कि हिंदी की स्थिति दयनीय है, पूरे विश्व में 143 करोड़ लोग हिंदी समझने लगे, भारत में 70% लोग हिंदी समझ रहे हैं। जिस चैनल की मैंने पहले भी कहा था, फिर कहा कि आप डाटा देख लें कि आज तक को हिंदी में अधिक लोग देख रहे हैं कि इसके इंग्लिश चैनल को, हिंदी का अखबार अधिक या अंग्रेजी का अखबार। विद्यार्थी हिंदी मीडियम में कम है, हिंदी माध्यम से कम है, तो 10वीं में 11वीं 12वीं के कितने प्रतिशत बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़कर आ रहे हैं। आप कौशल पर बात कर सकते हैं, गुणवत्ता पर कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में बच्चे नहीं आ रहे। आप दिल्ली का सैंपल साइज, दिल्ली में कहीं घूम जाएं, मैंने जैसे कहा कि आप दिल्ली में बड़े होटल में जाइए, वहां बैरे ने आपको इंग्लिश में वेलकम कर दिया, स्वागत कर दिया, आपने कहा इंग्लिश की स्थिति खराब है। आप जाइए ना, चाय के किसी ठेले पर बात करिए, समोसा खाइए जाकर के, कहीं वहां पूछिए, तो आपको पता लगेगी स्थिति क्या है। दूसरी बात, भारत सरकारी स्तर पर मुझे लगता है विगत 10 वर्ष में हिंदी के लिए काफी काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। और सरकार, गृह मंत्रालय की स्थिति यह है कि आप हिंदी में नोटिंग कर ही नहीं सकते। अगर आप हिंदी में नोटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, आप पता कर लें, तथ्य यह है। हिंदी में नहीं कर सकते या अंग्रेजी में? सॉरी, अंग्रेजी में नहीं कर सकते, मैं एक बार ये कर रहा हूं, अंग्रेजी में नहीं कर सकते, हिंदी में कर। पहले आप इंग्लिश में होती थी, अभी की स्थिति है कि अंग्रेजी में नोटिंग नहीं कर सकते, हिंदी में ही आपकी नोटिंग होगी। क्षमा करेंगे, मैंने वो उल्टा बोला था, आप सब समझ गए होंगे मेरी बात। तो आप हिंदी में ही नोटिंग करते हैं, तो ये तो बदलाव है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आपने माना है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तैयारी चल रही है, काफी सकारात्मक परिणाम है। चिकित्सा में है, व्यापार में है, वाणिज्य में है और मीडिया में है। फिर भाई हिंदी के लिए रोना क्यों? कोई नहीं, कमल जी, स्थिति खराब क्यों है भाई? बहुत अच्छी स्थिति है। कमल जी ठीक है। अब परिचय दास जी, और क्योंकि हमने पहले ही यह वादा किया था, हमारा समय लगभग पूर्ण है यहाँ पे इस मंच पे, किसी दर्शक को सवाल पूछना था। परिचय दास जी, आप चाहे तो 1 मिनट में, और दर्शकों के पास हम जाएंगे, तो आपको अगर कुछ कहना है तो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदी को या किसी भारतीय भाषा को लेकर के 2 चीजें उठती हैं, एक जो भाषा बोली जाती है और एक जो भाषा लिखी जाती है। अभी भी सराउंडिंग में, यानी चारों तरफ जो व्याप्त भाषा है वो तो भारतीय भाषाएं ही हैं, हिंदी ही है। लेकिन लिखने के क्रम में कई जगह ताकत के रूप में अंग्रेजी या दूसरी चीजें हावी हैं। अब प्रश्न यह है कि जो भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसको चाहिए कि जैसा राहुल जी का कहना और हम सब मानते रहे हैं कि जो ज्ञान का साहित्य है, जो विचार का साहित्य है, जो इंजीनियरिंग है, जो विधि है, जो मैनेजमेंट है, इस तरह के साहित्यों को, इस तरह के ज्ञान के माध्यमों को हिंदी में देना चाहिए और पढ़ाने का माध्यम भी हिंदी में सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। एक दूसरा, जितने संचार माध्यम हैं, जैसे जितने चैनल हैं, जितने अखबार के माध्यम हैं, वहां भी एक अच्छी हिंदी, प्रशस्ति भरी हिंदी, जिसका शुद्ध रूप सामने आए, लिखना हिंदी में हो सके, अच्छी हिंदी में हो सके, बोलना हिंदी में हो सके। हमारे ये युवा जो पत्रकार हैं वो अच्छी हिंदी लिखें, अच्छी हिंदी बोलें, ऐसा मैं चाहता हूं। जी धन्यवाद परिचय दास जी। मैं अपने दर्शकों में चाहूंगा, जिसने सबसे पहले कहा था वो उनको दीजिए। वो प्रश्न पिछले 45 मिनट से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, पांडे जी यहाँ बैठे हैं, श्री राहुल देव जी, श्री दास साहब एंड कमलेश कमल जी हैं। मेरा ये मानना है सर कि ये जितनी बातें आप लोग विद्वद्गण यहाँ कह रहे हैं हिंदी के परिप्रेक्ष्य में, तो ये जनता है जो सामने बैठी है, आपको सुन रही है और हम निष्पक्ष हैं। पहली बात तो ये। दूसरा सर, यथार्थ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमने राहुल देव जी से सुनी, जो आज की स्थिति है, और प्रयास जो हमने कमलेश और कमल जी से सुना, ये सरकार की तरफ से हो रहा है जो मुझे दिख रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि मैं जनता जनार्दन हूं। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, आई एम ऑर्थोपेडिशियन बाय प्रोफेशन। जैसा कमल जी ने कहा कि आने वाले समय में मेडिकल या विज्ञान या इंजीनियरिंग की पढ़ाइयाँ हिंदी में करवाने का प्रयास हो रहा है।
दैट कम्स अंडर हायर स्टडीज। माफ कीजिएगा, मैं इंग्लिश से शुरुआत कर रहा हूं बिकॉज देव जी को मैंने सुना, बिल्कुल ही इज टोटली राइट कि किसी ब्यूरोक्रेट को आप आज 5 मिनट की स्पीच हिंदी में देने बोलेंगे तो कोई नहीं दे पाएगा। ये उस ब्यूरोक्रेट की या आम जनता की गलती नहीं है सर, ये अपब्रिंगिंग की गलती है। गलती इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी को बचाने का प्रयास दिख रहा है, हिंदी बचनी चाहिए ये दिख रहा है, और हिंदी बच नहीं रही है ये भी दिख रहा है। इसकी शुरुआत सर जैसे कहा देव जी ने कि हमको पढ़ाई बच्चों की हिंदी में करवानी चाहिए, पर सर आई एग्री टू डिसएग्री ऑन द पॉइंट कि अगर हम क्लास 1 से किसी बच्चे की पढ़ाई हिंदी में करवाते हैं तो उसकी समझ ठीक है हिंदी में होगी, पर हायर स्टडीज में जाने के बाद क्या उसकी समझ को उतना उत्थान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी स्टडीज होनी है वो इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश लिपि में है। ये मुझे लगता है कि आपकी बात पूरी हो गई। आपसे नहीं, उन्होंने राहुल जी से सवाल सर मेरा सवाल रह गया है जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है सर तुरंत पूरा करें, तुरंत समय नहीं, तुरंत जी। सॉरी सर, मेरा सवाल ये है सर कि आज अगर मैं चारों वेद संस्कृत में पढ़ना चाहूं तो क्या मैं उसको पढ़ सकता हूं? उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है कि मेरी उम्र में आने के बाद कोई इंसान हिंदी के साहित्य को बचाने के लिए साहित्य को उसी की ओरिजिनल भाषा में पढ़ सके? किससे आपका सवाल था? किससे प्रश्न? कोई? अच्छा ठीक है, आप पहले जवाब दें। धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न किया। और एक चीज यहाँ पर यह भी है कि देखिए, हिंदी आप जब कह रहे हैं कि आज उन्होंने वेद पूछा है, नहीं, सीधे उसका सीधे। जवाब यह है कि भारत सरकार आपको उसका अनुदित सामग्री आपको है उपलब्ध, आप पढ़ सकते हैं, एक बात। और दूसरी चीज यह है कि भारतीय भाषाओं में जब हम बात करें या हिंदी में, हिंदी अपनी प्रकृति में ही समन्वयशीला है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी में अंग्रेजी के शब्द नहीं आ सकते। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो 25% तो ऐसे देखिए विदेशज शब्दों की स्वीकृति है। और शुद्ध हिंदी, परिशुद्ध हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग आपको लोग नहीं कर पाते हैं, ये आपका एक मानना है, ये आपका पूर्वग्रह है। ऐसा नहीं है, इसकी स्थिति इससे इतर भी ठीक हो है। सकती है। कमलेश जी, राहुल जी आप बोलेंगे? जी जरूर, अवश्य। देखिए, वेद और हमारे जितने हमारा वैदिक वांग्मय है और उसके बाद उपनिषद आदि ये सब शास्त्र हमारे अधिकांश जो संस्कृत में हैं उन सब के अच्छे हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। शायद सबके ना हो लेकिन अधिकांश के हैं। दूसरी भाषाओं में भी है, अंग्रेजी में भी है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। गीता प्रेस की पढ़ी जी। मैं समझता हूँ हमारा नहीं, इस सत्य पे नहीं, कुछ ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, उनका जी, तो सब पर उत्तर देना चाहते हैं, क्योंकि समय नहीं है और बाकी अच्छा। लोग भी पूछना चाहते थे। है। प्रभात ने भी हाथ उठाया था। कोशिश कुछ करें आप कि इकट्ठा। आप पूछना चाहते हैं हमारे वरिष्ठ जी, आपके पास पहुंच चुका है। धन्यवाद। रमेश व्यास कहते हैं मुझे। राहुल जी और अन्य सभी गणों का सीधे सवाल पर आए सर। सर मेरा ये है कहना क्या मतलब कि ये आज तक ये कार्यक्रम कर रहा है साहित्य पे, और हम यहाँ की प्रेजेंस देख ले कि 10% तो सिर्फ स्टेज पर है। तो ये तो आपकी ये चीज़ जिम्मेदारी है ना, हमारी तो हमारी नहीं। जिम्मेदारी। और आज तक ने जितने निर्देश दिए हैं उसको अंग्रेजी में, और विडम्बना यह है कि आज तक ने क्योंकि जो अपने आप साइट समझ पे पा लिखे- रहे हैं अंग्रेजी, अगर आप हिंदी नहीं समझते सर, तो मैं हम हिंदी हमारी भी बात बहुत देता अच्छी होता तरह है। से समझ पा रहा हूँ। जो आप भी सवाल आपका प्रश्न क्या था? आपको आज तक से शिकायत है तो मैं मंच से उतरूंगा, आप नहीं, मुझसे आज बात तक कर से लीजिएगा। शिकायत नहीं। अगर आप कार्यक्रम रख रहे हैं तो कम से कम उसको हिंदी में तो प्रोत्साहित करें। हिंदी कि का आप हिंदी का प्रोत्साहन नहीं होता तो आज तक हिंदी का इंटरनेट चैनल पे भी है। जाइए तो हिंदी में नहीं है, कहीं भी पूरा अंग्रेजी में ही है। आप ये जानते हैं कि आज तक हिंदी का चैनल है और वो अंग्रेजी में प्रसारित नहीं होता, उसके लिए इंडिया टुडे हमारा दूसरा चैनल है। सर लेकिन तो ये आज तक के द्वारा है। ये वहाँ- हमारी दिक्कत नहीं है, ये उस समाज की दिक्कत है जिसको आपने बढ़ावा दिया है। आप अगर हिंदी देवनागरी लिपि को समझ रहे होते तो हमें अंग्रेजी लिखने की जरूरत यहाँ नहीं। सर हम तो अब मैं हम क्षमा बहुत अच्छी चाहूंगा, तरह से समझ रहे हैं। बहुत कड़े शब्दों में मैं, हमारे पास अब उससे अधिक समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा आपका समय दिया पूरा है। हो चुका है। एक्चुअली सार्थक और अच्छी बात सुनने का समय नहीं है, जी। खास बात ये है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभात।
ये आखिरी प्रश्न है हमारे दूसरे सत्र मेरा के। बहुत छोटा सा सवाल है, राहुल देव जी से ही मैं सवाल करूंगा, क्योंकि राहुल देव जी लगातार इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठाते रहे हैं कि हिंदी प्राथमिक भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ने वाले लगातार कम होते जा रहे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले। लेकिन मेरा सवाल यह है राहुल जी से कि क्या वो भाषा विकसित नहीं होती है जो द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में अपनाई जाती है? जैसे मैं उदाहरण उर्दू का दूंगा। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसको पढ़ने वाले लगातार कम होते जा रहे हैं। देश में उर्दू पढ़ने का टोटा हो गया, लेकिन उर्दू बहुत लोकप्रिय होती जा रही है उन लोगों के बीच जो उस भाषा को दूसरी भाषा, तीसरी भाषा के रूप में अपना रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी भी दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में जो लोग अपना रहे हैं वो उसको ज्यादा विकसित कर पा रहे हैं, बजाय इसके कि हम उसको ज्ञान, विज्ञान, रोजगार और इन सब से जोड़ के देखते रहे? जी धन्यवाद बहुत अच्छे सवाल के लिए प्रभात जी, आपसे तो इसी की अपेक्षा थी। देखिए मैं स्वयं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेजी का पत्रकार रहा हूँ 9-10 साल, शुरू में हिंदी में बाद में आया। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी के दो संसार जिनमें मैं विचरता हूँ और जीता हूँ, उनमें अंतर भी मैं देख पाता हूँ। अंग्रेजी को संसार में बहुत सारे देशों ने, विकसित देशों ने भी, जिनकी अपनी भाषाएं बहुत विकसित हैं, बहुत समृद्ध भाषाएं हैं, उन्होंने भी दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी को भी दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। वो हमारी जनसंख्या के आंकड़े, हमें ये सारे आंकड़े दे देते, हमें आंकड़े ये भी दे देते हैं कि किस शहर में किस भाषा को पहली भाषा के रूप में कितने लोग जानते हैं, बोलते हैं, दूसरी भाषा के रूप में कितनी, और तीसरी भाषा के रूप में। तो सवाल यह है कि जो पहली भाषा नाम की जो चीज़ है, अगर आप थोड़े भी शिक्षा दर्शन में और शिक्षाचर्या में जाएंगे, पाठ्यचर्या में जाएंगे, पेडागोजी के ये जो सवाल हैं, उसमें जो प्राथमिक शिक्षा पर और बाल मनोविज्ञान में जो काम हुआ है, वो और भाषा और शिक्षा का संबंध पर अनंत काम हुआ है, अनंत शोध हुई है। और उसमें ये पाया गया, शोध में पाया गया है, और इस पर अब कोई विवाद नहीं है दुनिया में, कि अपनी मातृभाषा माध्यम से पढ़ने वाले जो प्राथमिक शिक्षा में, यानी 5वीं या 10वीं तक जिसने अपनी मातृभाषा माध्यम से शिक्षा ग्रहण की है, वो दूसरी भाषाएं भी उन छात्रों से या बच्चों से बेहतर सीखता है जो बचपन से ही एक दूसरी अपने परिवेश से पराई भाषा में उस माध्यम में पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन बच्चों को कोई भी भाषा हो, एक अगर अच्छी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ कोई बच्चा है, तो वो अगर उसकी रुचि है तो वो हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा को बेहतर सीख सकता है, ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। वैसे ही जैसे भारतीय भाषा माध्यम में पढ़ा हुआ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, भारतीय भाषा माध्यम में पढ़ा हुआ कोई भी बालक जो अपनी परिवेश की भाषा से उसी में उसको सब ज्ञान मिल रहा है, वो ज़्यादा गहरा जाता है, उसकी समझ बेहतर विकसित होती है, उसका संवेगात्मक विकास, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, वो बेहतर होता है, और दूसरी भाषाएं सीखने की क्षमता भी उसकी दूसरे बच्चों से बेहतर होती है। ये सब हो चुका है। इंग्लिश के साथ समस्या ये है, इंग्लिश का आपको दूसरे मंच पे आपको एक बहुत गंभीर विषय पे, प्रभात जी मैं आपसे भी क्षमा चाहूंगा, हमारे सत्र का समय पूरा हो चुका है और दूसरे अतिथि भी यहाँ हैं, दूसरे मंच पे प्रतीक्षा हो रही है। जो लोग राहुल देव जी को सुनना चाहते हैं वो दूसरे सत्र में दूसरे मंच पे पहुंच सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद साहित्य आज तक में आने के लिए और इस विषय पर चर्चा के लिए। राहुल देव जी सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहते हैं, जिसको भी अपने प्रश्न पूछना है वह उनसे सीधे मुखातिब हो सकता है। मैं घोषणा कर रहा हूं, मेरा सोशल मीडिया यानी एक्स, जिस पर मैं सबसे ज्यादा रहता लिखता था, वो एक हैक हो चुका है, दूसरे को बंद कर दिया गया है। ये हम जानते हैं किसकी कृपा है, लेकिन धन्यवाद। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार।